दोस्तों, बांग्लादेश का हाल बेहाल हो चुका है। रिजर्वेशन मूवमेंट और ज्यादा वायलेंट हो गए हैं। 4 लाख लोग सड़कों पर आ गए हैं। 600 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। सेना अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। ये सब कुछ हमें बांग्लादेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीने में ये देश प्रोटेस्ट, कर्फ्यू और वायलेंस जैसी तमाम चीजों को झेल चुका है। इस अशांति ने यहाँ न सिर्फ फैक्ट्रीज के ऑपरेशंस को डिसरप्ट किया है, बल्कि इससे सीरियस इकोनॉमिक लॉसेस भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि बांग्लादेश में इस क्राइसिस का असर लंबे समय तक रहने वाला है। बट क्या आपको पता है कि बांग्लादेश की यह सिचुएशन भारत के लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है? बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस से हमारे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और ये फायदा हमें कैसे होगा, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के रीजन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। उस समय इस रीजन में रहने वाले लोग ढाका मुस्लिन नाम का एक स्पेशल फैब्रिक बनाया करते थे। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस फैब्रिक की क्वालिटी इतनी फाइन और स्मूथ थी कि इसका 50 मीटर लंबा फैब्रिक भी एक छोटे से मैच बॉक्स में फिट हो जाता था। और यही वजह थी कि पूरे वर्ल्ड में लोग इस फैब्रिक के फैन थे। और इसी वजह से भारत का नाम भी हर किसी के जुबान पर हुआ करता था। जी हाँ, क्योंकि ये वो समय था जब बांग्लादेश का रीजन भारत का हिस्सा हुआ करता था। वैसे ढाका मुस्लिन फैब्रिक को भारत में लाने का क्रेडिट सल्तन कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। उसने अपने टाइम पीरियड में इराक के मोसुल वैली से कुछ लोगों को भारत बुलाकर उनसे यहाँ ढाका मुस्लिन फैब्रिक के पौधों को लगवाया। इसके अलावा उन पौधों को ग्रो कैसे किया जाता है, उसे प्रोसेस करके फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, ये सारे आर्ट भी उन लोगों के थ्रू भारतीयों को सिखाया, जिससे जल्द ही भारत ढाका मुस्लिन फैब्रिक बनाने वाला प्रोमिनेंट कंट्री बन गया और इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड सोल एक्सपोर्टर भी। लेकिन फिर आता है साल 1719, जब इस इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगता है। दरअसल उस समय भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से लंदन की लोकल सेल्स काफी डाउन हो गई और इसके विरोध में लंदन वीवर्स सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। और महज कुछ ही समय में ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए कि ढाका मुस्लिन फैब्रिक के कपड़े पहनने वाली औरतों के साथ हैरासमेंट और उन पर एसिड अटैक्स होने लगे। इसे रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1821 में भारतीय टेक्सटाइल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और काफी लंबे समय तक ये बैन भी रहा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने भारत को अपने कंट्रोल में लिया और यहाँ अपनी सत्ता एस्टैब्लिश की, तब उन्होंने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी अपने हाथों में ले लिया। बट उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंग्लैंड में वेजेस काफी बढ़ गए थे, जबकि बांग्लादेशी कामगार अंग्रेज कामगार के तुलना में 6 गुना कम वेतन लेते थे, जिस वजह से वहां के मिल मालिकों ने अपने मिल इंग्लैंड से हटाकर ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया के बंगाल प्रोविजन में शिफ्ट करने लगे, जिससे कुछ ही समय में भारत का बंगाल प्रोविजन हाईएस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसर बन गया। लेकिन फिर आता है 1947 का साल, जब अंग्रेजों को मजबूरन भारत को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते भी वे भारत में अपनी गवर्नेंस पॉलिसी फूट डालो राज करो के बीज बो जाते हैं, जिससे 1947 में ही भारत से अलग होकर पाकिस्तान और फिर 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र देश बनता है। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश बन तो गया था, लेकिन इसकी इकोनॉमी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी इस गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश नहीं की। उस वक्त बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने अपने सारे टेक्सटाइल मिल्स को नेशनलाइज कर दिया, लेकिन सही मैनेजमेंट ना मिलने की वजह से वे लॉस में जाने लगे, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर हो गई। उस समय इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने का काम नूरुल कादर खान ने किया। नूरुल कादर खान उस समय बांग्लादेशी गवर्नमेंट में सेक्रेटरी थे। उन्होंने 1978 में बांग्लादेश से 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा, इस विजन के साथ कि वे साउथ कोरिया से कपड़ा बनाने की टेक्निक सीखकर बांग्लादेश आएं, ताकि बांग्लादेश को इससे बेनिफिट मिल सके। और जैसा कि नूरुल कादर खान ने सोचा था, 6 महीने बाद जब ये 130 लोग साउथ कोरिया से रेडीमेड गारमेंट का काम सीखकर बांग्लादेश लौटे, तब ये लोग नूरुल कादर खान के सहयोग से डैश गारमेंट्स के नाम से एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहीं से बांग्लादेश में कपड़े बनाकर उसे एक्सपोर्ट करने का काम शुरू होता है और जल्द ही ये देश रेडीमेड कपड़ों का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने लगता है। दोस्तों, शुरुआत में एक्सपोर्ट का ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं था। बांग्लादेश उस समय सिर्फ 3.5 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट दुनिया को करता था, लेकिन साल 2007 में यह नंबर बढ़कर 10.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
और इस साल यानी 2024 में ये 60 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया। और 2023 से 24 में तो चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया में कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया। लेकिन क्या ये सब कुछ नूरुल कादर खान की वजह से हुआ है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश को इतना बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बनाने में यहाँ की गवर्नमेंट और जनता दोनों का ही काफी बड़ा रोल है। दरअसल यहाँ की जनता को रोजगार की जरूरत थी और उनकी इस जरूरत को गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थ्रू पूरा किया। बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में काफ़ी चेंजेस किए। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाया, FTI को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को टैक्स में छूट देने लगे और उनके लिए लोन लेने के प्रोसेस को भी काफ़ी आसान बना दिया, जिसके रिजल्ट में बांग्लादेश में 5,500 से भी ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फलने फूलने लगे, जो कि बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स में 80% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूट करती है और देश की GDP में भी लगभग 11% का योगदान देती है। इसके अलावा यहाँ की कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है और यहाँ कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश एक टी-शर्ट बनाने के लिए अपने वर्कर को 80 पैसे से 1 रुपया कॉस्ट देता है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई 1 घंटा लगातार मेहनत करके भी 10 से 15 टी-शर्ट बनाए तो भी वो 25 रुपए नहीं कमा सकता है। और ऐसे में महीने का 7 से 8 हज़ार रुपए कमाना तो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं है। खैर, चीप मैन्युफैक्चरिंग और अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलने के कारण ही प्यूमा, H&M और वॉलमार्ट जैसे दुनिया के लगभग सभी बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स अपने कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बांग्लादेश को ऑर्डर देते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में जो क्राइसिस देखने को मिले हैं, उसका असर सबसे ज्यादा बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही पड़ा है, जिस वजह से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि बांग्लादेश की क्राइसिस इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म में अफेक्ट कर सकती है। लेकिन वहीं खबर ये भी है कि बांग्लादेश के इस सिचुएशन से भारत को लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि कुछ ग्लोबल ब्रांड्स अब अपने ऑर्डर्स बांग्लादेश की बजाय इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को दे सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश से जितना कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, अगर उसका 10 से 11% एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इंडियन टेक्सटाइल हब जैसे तिरुपुर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो भारत के टेक्सटाइल बिजनेस 300 से 400 मिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। दोस्तों, शायद आपको ये बात पता ना हो कि बांग्लादेश में जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, उनमें से 25% यूनिट भारतीयों की हैं। अगर ये भारतीय अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में शिफ्ट कर देते हैं, जैसा कि इस वक्त खबर सामने आ रही है, तो ये हमारे भारत के लिए काफ़ी फायदे की बात होगी, क्योंकि इससे न केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होगा बल्कि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।